हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे आप सभी लोग। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। सबसे पहले तो आपके सामने ये लिंग हू फेन होता क्या है तो आपको बता दें। हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनता है, लिंग हू फेन। देखो आपको ये भी बता दें कि ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पूजा मैम की तबीयत ख़राब है, तो हमने आपके लिए रिकॉर्डेड सेशन तैयार किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट वालों के लिए। अगर बात की जाए टेपियोका क्या है, तो देखो अगर टेपियोका की बात करें हम लोग, तो केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाने वाले के फल या जिसको आप सब्जी भी कह सकते हैं। लुई ब्रेल की अगर बात करें तो ब्रेल लिपि के आविष्कारकर्ता फ्रांस के हैं, जिन्होंने ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। जो ब्लाइंडनेस ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को के लिए ये लिपि होती है। घरों की संरचना की बात करें तो असम में बांस के खम्भों पर टिके हुए 10 से 12 फुट के घर बनाए जाते हैं। मनाली यानी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पत्थर लकड़ी के बने घर होते हैं। राजस्थान में मोटी दीवार, मिट्टी व छत कटीली झाड़ियों से बनते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में बात करें तो चाय को कहवा कहा जाता है। बादामी भी यहाँ पर, और इलायची इसी यहाँ के जम्मू और कश्मीर से जुड़ा हुआ है। बल्लम की बात करें तो एक प्रकार की छोटी नाव लकड़ी की है जो केरल में चलती है। हाथी की बात करें, एक सबसे बूढ़ी हथनी झुंड की मुखिया होती है। एक दिन में 100 केजी तक पत्ती यानी झाड़ी खा लेती है हाथी। आपसे अगर पूछा जाए कभी क्वेश्चन में कि हाथी के झुंड का मुखिया कौन होता है, कि पुरानी हथनी जो होती है वो मुखिया होती है, और ये कितना खा लेती है तो 100 केजी तक पत्तियां खा लेती है झाड़ी। एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है हाथी। और झुंड में केवल हथनी व उनके बच्चे होते हैं, मेल नहीं होते, है ना। 12 से 14 हथनियाँ होती हैं झुंड में। कीचड़ उन्हें ठंडा रखता है। कान पंखे का काम करते हैं उनका। वे 14 से 15 वर्ष के बाद अलग हो जाते हैं। 14 से 15 वर्ष तक एक साथ रहते हैं। खेजड़ी के पेड़ की बात करें तो 300 साल पहले की बात यह है। खेजड़ी गांव राजस्थान में था। बिश्नोई लोग यहाँ शिकार व पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाते थे। खेजड़ी का पेड़ जो था वो रेगिस्तान में कम पानी में उगता है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनती हैं। लकड़ी में कीड़ा नहीं लगते। पेड़ की कलियाँ जो हैं इनकी सब्जी भी बनाई जाती हैं खेजड़ी से। चींटियों की दुनिया की अगर बात करें तो सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। मजदूर चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाने का काम करती हैं। दीमक, मधुमक्खी व ततैया भी इसी प्रकार कार्य करते हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी को उनके अंडे देने का काम करती है। एक केवल कुछ ही मेल मधुमक्खी होती हैं जो वर्क का काम करती हैं। एक रानी मधुमक्खी होती है, आप सभी जानते होंगे। मधुमक्खियां अंडे देने के समय अक्टूबर दिसंबर होता है मधुमक्खियों का। अतः मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा यही होता है, क्योंकि इस टाइम जो होती है सरसों की भी फसल होती है, कई फूलों वाली फसलें भी सर्दियों में ही होती हैं, तो इसलिए। और अधिकतर मधुमक्खी जो होती हैं वो काम ही करती हैं। अगला, अगर रेल मार्ग की बात करें गोवा से केरल, गोवा में मडगांव से कोझिकोड केरल में ये रेल मार्ग है। इसमें 92 सुरंगें पड़ती हैं, 2000 पुल पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा सुरंग और सबसे ज़्यादा पुल पड़ने वाली ये रेलवे सुरंग है, मतलब रेलवे लाइन है अगर आपसे पूछी जाए। मलयालम भाषा की बात करें तो बलियम्मा माँ की बड़ी बहन, अमुअम्मा नानी को कहते हैं, चिटप्पन चाचा, बजुअम्मा चाची को कहते हैं। ये सभी लोग भी याद रखेंगे, है ना। ये भाषा है। मलयालम भाषा में कहा जाता है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है, बलियम्मा कहा जाता है माँ की बहन को, अमुअम्मा कहा जाता है नानी को, और चिटप्पन कहा जाता है चाची को, ठीक है। बुजम्मा कहा जाता है चाची को। इसके बाद में आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाते हैं इसके अलावा, है ना। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको थोड़ा एनसीएफ बताते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद में ये पूरा पीडीएफ तो हम आपको वैसे भी पढ़ाने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। एनसीएफ 2005।
इसको जानिएगा NCF 2005 को, है ना, पेडागोजी EVS। चलिए देखो, पेडागोजी EVS की बात करें तो बच्चों को वर्गीकरण सिखाने के लिए चीज़ों को कैटेगरीज करना सिखाना आवश्यक है। बच्चों को अपने पर्यावरण आसपास से सूचनाएं एकत्र करने के लिए प्रेरित करना चाहिए आपको। यानी जो बच्चे होंगे उनको अपने आसपास की चीज़ें एकत्रित करने के लिए, जो आसपास की सूचनाएं हैं उनको एकत्रित करने के लिए आपको प्रेरित करना है। इसके बाद में कक्षागत कार्यों को बाहरी संसार से जोड़ना आवश्यक है आपको। बच्चों को समूह में कार्य करने हेतु प्रेरित करें, यह उन्हें विविधता सीखने में मदद करेगा। कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। बच्चों की रचनात्मकता को निखारने के लिए कला व शिल्प जैसे क्रियाकलापों को बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें कुछ कार्य भी दिया जा सकता है, जैसे कुछ ड्राइंग करने या अवलोकन करने के लिए। बच्चों को स्वयं को अंकलित करने का मौका दिया जाए या पौधों जानवरों को वर्गीकृत करने का मौका दिया जाए। उन्हें कहानी कविता सुनाने हेतु कहा जा सकता है, परंतु याद करने रट्टा लगाने हेतु नहीं कहा जाना चाहिए। अगला है सामुदायिक संसाधनों, जैसे डॉक्टर, किसान, सफाई कर्मी, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स को विद्यालय में बुलाकर रियल लाइफ एग्जाम्पल के द्वारा चीज़ों को बताया जा सकता है। बच्चों को पौधों के प्रति या पर्यावरण के प्रति संवेदना देने के लिए पेड़ों को मित्र बनाने के उन्हें स्वयं जल खाद देने व रख रखाव करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। शिक्षक बच्चों को उनकी मातृभाषा संबंधी जल, पौधों व अन्य चीज़ों पर गाए जाने वाले गाने आदि गाने हेतु प्रेरित करें। सामाजिक भेदभाव, जैसे जाति, लिंग के प्रति जो भेदभाव है इनके प्रति बच्चों को उनके स्तर पर संवेदनशील बनाए, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चों में संवेदनशीलता आएगी। दूसरी चीज़, ऐसे आपको ऑप्शंस करने हैं जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके के अगर आपको ऑप्शंस मिल जाएँ तो आपको तुरंत कर देने हैं। बच्चों को अवलोकन करने व प्रश्न करने के लिए मौके दें। कुछ चीज़ों को स्पष्ट करने हेतु बातचीत यानी डिस्कस किया जा सकता है। बच्चों के क्षेत्रीय रूप से उपलब्ध संसाधनों व सामग्रियों को उपयोग करने हेतु प्रेरित करें। इस तरह के तरीके यानी स्टडीज गेम्स को चूज करें जिससे वे स्वयं को संबद्ध कर पाएँ, जैसे खेल आदि, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंस, सभी के अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। इसके बाद चीज़ों को बच्चों के स्वयं के अनुभवों से जोड़ा जाए ताकि वे अधिक संवेदनशील हो सकें। उन्हें स्वयं को एक्सप्रेस करने हेतु मौके दिए जाएं। बच्चों को रचनात्मक हेतु भरपूर मौके मिले, यानी बच्चों को इस तरीके के मौके दें जो बच्चे रचनात्मकता को अपनी प्रदर्शित कर पाएँ, है ना। बच्चों को पक्षियों, जीवों, पौधों की विशेषताएं पता हों, चाहे उन्हें नाम याद ना भी हों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके पक्षियों के बारे में ये पता हो कि पक्षियों से क्या फ़ायदे हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें। किसी भी चीज़ को गुड बैड के बीच वाद विवाद के लिए डिस्कशन करवाया जा सकता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्यों अच्छी है, क्यों बुरी है। इसके लिए आप डिस्कशन भी कराएँ ताकि बच्चों में ये सारी चीज़ें पता हो पाएँ, बच्चे जागृत हो पाएँ, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, है ना। इसके बाद ईंधन के प्रभाव, जल, पर्यावरण आदि पर समाचार पत्रों की रिपोर्ट के माध्यम से बातचीत यानी डिस्कशन करवाया जा सकता है। कक्षा की बातचीत यानी कंजर्वेशन में बच्चों के अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए जाएं। एक कहानी को पढ़ाने का बेहतर तरीका यानी रोल प्ले हो सकता है, जैसे मतलब रोल प्ले के माध्यम से, आप जानते हो जैसे नाटक के माध्यम से यानी रोल प्ले करवाया जाए तो बच्चे बेहतर तरीके से, इसे क्रिएटिविटी भी आएगी बच्चों के अंदर, बच्चे क्रिएटिव होंगे, है ना। बच्चों को ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ के मौके दें जिनसे वे स्वयं करके सीख जाएं। उन्हें एक दूसरे को मदद करने, सहयोग करने के अवसर दें। लिंग भेद, तकनीक, बिजनेस रिलेटेड जेंडर इशू तथा नशे के प्रति संवेदन हेतु बातचीत यानी डिस्कशन करें। पक्षियों के अवलोकन या को अवलोकन हेतु नज़दीक से देख पाएँ, इसके लिए बच्चों के साथ बात बनाने में हेल्प कर सकें। पानी संरक्षित करने के लोकल विधियों के एक्सपर्स क्या लिखा है, पानी संरक्षित करने के लिए लोकल विधियों के वो क्या होते हैं, एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज बच्चों से
कक्षा में साझा करने को कहें। हाँ, बच्चों के में सभी चीज़ें इंडिपेंडेंट हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चे एक मैप के अंदर स्टेट्स, दिशा, है ना, फिर इसके बाद बैंडेट्स, दूरी को समझें व लोकेट कर पाएँ, है ना। मतलब बच्चे जो हों, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि बच्चे एक मैप के अंदर सारी चीज़ों को, दिशा, परिमाण और दूरी, इन सारी चीज़ों को समझें और उन चीज़ों को मैप में प्रदर्शित कर पाएँ। बच्चों से जीवों के विषय में अपने पेरेंट्स से जानने को कहें और इस बात को जानने हेतु भी कहें कि कुछ जीवों की संख्या जैसे लगातार कम हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है ना। वाद विवाद बच्चों को एक विषय को कई तरह से देखने हेतु प्रेरित करता है। रेलवे टाइम जो टेबल जो होता है, सभी लोग जानते हैं रेलवे टाइम टेबल कैसा होता है, इस चीज़ को तो सभी लोग जानते ही हैं। खेलों से सीख जीवन हेतु नियम बनाना, है ना। खेलों में क्या होता है, नियम बनाए जाते हैं, अनुशासन होता है, सहानुभूति होती है, पक्ष, सहयोग, ये सारी चीज़ें, है ना। पक्ष एक एक पक्ष की बात नहीं होती है, यानी पक्ष नहीं होते हैं, तो ये सारी चीज़ें खेलों में होती हैं, सभी लोग जानते हैं। फूलों का अवलोकन, वर्गीकरण, जागरूकता आदि, है ना। प्रकार की पंखुड़ी होती हैं, रंग होते हैं, उनकी ऋतुओं के अनुसार वो उगते हैं, है ना। अगला, ये सारी चीज़ें अब आपको सिर्फ इतना ही अभी बताना है कि आपको आंसर कैसे करना है, बस। ठीक है, इसके बाद देखो, वनों के प्रति संवेदनशीलता हेतु चर्चा व कल्पना करें। बच्चों की समस्या सुनते हुए शिक्षक संवेदनशील होना चाहिए। प्रवास वाले परिवार के बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था विद्यालय द्वारा की फनी आवश्यक, ताकि वे लगातार स्कूल से जुड़े रहें व गैप्स ना आए, है ना। जो बच्चे हैं वो लगातार स्कूल से जुड़े रहें और उसमें गैप ना करें। अब देखो, एनसीएफ 2005 फॉर ईवीएस थीम क्या है, परिवार व मित्र, भोजन, जल, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं, है ना। इसके बाद अब देखो, उप थीम क्या है, परिवार व मित्र, यानी संबंध, कारवा, खेल, जानवर, पेड़ पौधे, ये उप थीम के अंतर्गत आते हैं। भोजन में क्या आता है, चखना आता है, पचाना आता है, पकाना आता है, संरक्षण तकनीक आती है, किसान व भूख आते हैं। रोल ऑफ द बुक, इसमें क्या है, रोल ऑफ द बुक में एनसीईआरटी द्वारा निर्मित ईवीएस की थीम्स को एक गहरी व अंतर्वादित समझ के आधार पर बनाया गया है। प्रत्येक थीम कुछ की क्वेश्चन से शुरू होते हैं। एनसीईआरटी किताबों में लिंग, वर्ष, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभिन्नता से निपटने की ज़रूरत बताई है। ईवीएस बुक से संबंधित आकलन सतत आधारित हो तथा बच्चों का आकलन उसके अवलोकन, चर्चा, प्रश्न तथा सामूहिक कार्य पर के आधार पर हो, है ना। एनसीएफ की सिफारिशें, बच्चों का विद्यालय जीवन उनके विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित होना चाहिए। यह बच्चों के विद्यालय, घर व समुदाय के बीच की दूरी को कम करेगा। यह रटनती व किताबी ज्ञान को हतोत्साहित करता है। किताबें भी इसी तरह से बनाई गई हैं। इन किताबों का लक्ष्य है छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था। एनसीएफ 1986 को प्राप्त करने में मदद करते हैं। ठीक है, इंटरग्रेटेड लर्निंग क्या होती है, बच्चे अपने वातावरण यानी पर्यावरण को संपूर्णता में देखता है। इसीलिए 3rd से 5th में सभी प्रत्ययों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व पर्यावरण शिक्षा के रूप में एकीकृत किया गया है। ईवीएस विषय को 1st व 2nd कक्षा में किताबी रूप में न रखकर उन्हें भाषा व गणित के रूप में ही समाहित किया गया है। ईवीएस पुस्तक में परिभाषाओं व सूचनाओं को जगह नहीं दी गई है, यहाँ तक कि पुस्तक की भाषा भी औपचारिक नहीं है। ईवीएस की केवल पुस्तक ही ज्ञान का एकमात्र साधन नहीं है, परंतु यह बच्चों को नया ज्ञान निर्माण के लिए प्रेरित करता है। ये है, क्योंकि आपने देखा होगा ईवीएस नहीं चलता है, उनको ईवीएस ज़रूरी नहीं होता है कि आपको किताब से ही पढ़ाया जाए। हम लोग जिस एनवायरनमेंट में पढ़ रहे होते हैं वो भी एनवायरनमेंट, वही पर्यावरण ही होता है ना। ये सारी चीज़ें, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने आपको बताए, क्योंकि आज क्लास थी नहीं तो आपको ये पढ़वाए हमने। इन पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे किसी दिन हम लोग एग्ज़ाम से पहले पहले। आज समय कम था हमारे पास, मात्र 20 मिनट थे, तो हमने जल्दी जल्दी सोचा आपको कुछ चीज़ें बताएं। फिर आप लोग समझदार हो, ऐसे ही पॉइंट पढ़ने से ही आप लोग कुछ तो आपके समझ में आएगा ही। अब नेक्स्ट डे हम आपको सिखाएंगे सारी चीज़ें अच्छे से, क्योंकि अगर टाइम घंटा गाँव होता 8 से 9 के बीच में, तो हम अच्छे से वीडियो फिर समझाते हैं आपको, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।